तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मिरर होता है ना, वो मिरर क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि मिरर क्या होता है यार। देखो, जो मिरर होता है ना आप लोगों का, मिरर इज द हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस बात का मतलब क्या है, मतलब जो आपके मिरर होते हैं ना, वो लाइट के मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि ये आपके पास में क्या है, कोई मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर ले लेते हैं जो आपके घरों में आप लोग देखते हो, ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको। तो ये मान लो हमारे पास में क्या है, कोई मिरर है, और इस मिरर की इधर साइड से हम लोगों ने क्या कर रखी है, इस तरीके से पॉलिश्ड कर रखी है। तो अब जैसे भी कोई कोई भी लाइट जब इस पे टकराएगी ना, कोई भी जो आपकी रे ऑफ लाइट आएगी, और रे ऑफ लाइट जब इस पे टकराएगी ना, तो जो ये आपकी रे ऑफ लाइट है ना, तो इस पे जब ये टकराएगी, तो मतलब ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट तो होगी। लेकिन ये जैसे देखो, जैसे ऐसे आई है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगी आप लोगों की, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, है ना। या मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे। तो बेसिकली आप देखो, जैसे आई वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। इस बात का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, जो लाइट का 70 to 80% है, 70 to 80% मैक्सिमम पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देगा, और बाकी के पोर्शन को क्या कर देगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर देगा। तो पूरी की पूरी लाइट को, जो पूरी की पूरी रे ऑफ लाइट होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता ये, थोड़े बहुत पार्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट मैक्सिमम पोर्शन को, जो आपका मैक्सिमम पोर्शन होता है ना, उस मैक्सिमम पोर्शन को तो ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट ही कर देता है। तो मैक्सिमम पोर्शन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली जो आप लोगों के मिरर होते हैं वो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, मतलब लाइट के मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर देते हैं भाई साहब, मैक्सिमम पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब मिरर आपको दो तरीके के पढ़ने हैं आप अपने सिलेबस में। तो मिरर देखो आप लोगों का कितना तरीके का होता है, हमारे पास में दो तरीके का। एक होते हैं हमारे पास में प्लेन मिरर, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास में कौन से, प्लेन मिरर। और जो दूसरे हम लोगों को मिरर पढ़ने होते हैं, दैट इज योर स्फेरिकल मिरर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, प्लेन मिरर तो आप लोगों को बहुत इजीली पता ही है। प्लेन मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन सरफेस। मतलब जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, अगर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन सरफेस होती है, उनको प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से देखो, ये मेरे पास में मैंने एक इस तरीके का मिरर बनाया, ये आप अपने घरों में भी देखते हो, है ना। तो ये जो मिरर है ना आप लोगों का, देखो ये तो इसकी कौन सी सरफेस है बताओ, इसकी, दिस इज द पॉलिश सरफेस। ये तो इसकी पॉलिश सरफेस हो गई। और ये वाली जो इसकी सरफेस है, यही तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो देखो क्या है, एक प्लेन है ना इस तरीके से। और क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन होती है, इसलिए इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे नाम से कि स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, अ कर्व सरफेस। तो इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, एक कर्व सरफेस होती है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनते हैं। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास में क्या है, कोई स्फीयर है ना। ये मान लो आपके पास में इस तरीके से हम लोगों ने एक स्फीयर मान लिया। तो ये हमारे पास में एक स्फीयर हो गया। अब आप इस स्फीयर को ना इस तरीके से काट लो। तो जब आप इसको काटोगे तो आपको कैसे ऑब्जर्व होगा, इस तरीके से ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा, ये जो आप लोगों ने काटा है। और एक्चुअल में ये जो स्फीयर है ना, मान लो आपका ये एक हॉलो स्फीयर है, ऐसा मान लो। हॉलो स्फीयर बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी बॉल है। अब आपने बॉल को कट कर दिया नाइफ से, अगर आप उसे कट करोगे तो आपको ऐसे ही तो दिखेगा, इस तरीके से ये पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ। जैसे आपका कटोरा होता है, बाउल होता है, अब उसको देख लो, उसका एक पोर्शन तो इस तरीके से होता है खोखला टाइप का, और एक इस तरीके से होता है। तो अगर मान लो आपकी जो लाइट है, वो लाइट इस तरीके से है ना, तो स्फेरिकल मिरर में देखो क्या हो सकता है आप लोगों का, कि अगर मान लो जो आपकी लाइट है वो इस तरीके से केव के अंदर जाती है ना, तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे,
दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर। लेकिन लाइट ज़रूरी तो नहीं है इसी पे टकराए। अगर मान लो लाइट इस वाले पोर्शन पे टकराती है, जो बाहर वाला पोर्शन है ना, अगर लाइट रे आपकी इस वाले पोर्शन पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका इधर की साइड से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। और ये आप लोगों का अंदर की साइड से क्या होगा, अंदर की साइड से क्या हो जाएगा, ये पॉलिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर होता है बेसिकली हमारे पास में, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। और ये वाला जो मिरर होता है हमारे पास में बेसिकली, ये कौन सा मिरर आता है आपके पास में, कॉन्वेक्स मिरर आ गया। तो स्फेरिकल मिरर आप लोगों का कितने तरीके का होता है, बेसिकली 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से स्फेरिकल मिरर आपके 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको टेंशन मत लेना। एक होता है आप लोगों का कॉनकेव मिरर, और एक होता है हमारे पास में कौन सा, दैट इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अगर आपकी जो लाइट रे है यहाँ से, तो ये रिफ क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगी इसकी। ये वाली सरफेस कौन सी सरफेस है बताओ इसकी, दिस इज द पॉलिश सरफेस। अब लाइट रे आई और देखो केव के अंदर जा रही है, तो अगर लाइट रे आपकी केव के अंदर जा रही है ना, तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे बताओ, दिस इज द कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर आपकी जो लाइट है ये अंदर से, तो आपका क्या होगा, इस तरीके से इधर साइड से तो इसकी पॉलिश सरफेस होगी। और अगर ये बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जैसे आप इमेजिन करो कि एक कटोरा है, अब कटोरे के अंदर अगर लाइट रे जा रही है तो कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव। और कटोरे के बाहर वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे जा रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमें 2 पढ़ने, स्फेरिकल मिरर के टाइप। और प्लेन मिरर में तो ये तो आपको समझ ही आ गया, ये कौन सा मिरर है हमारे पास में, प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिरर के टाइप देख लिया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मिरर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग ना, देखो जैसे आप लोग किसी आपके घरों में जो ये प्लेन मिरर होता है, जब आप इसमें देखते हो तो आपको अपनी परछाई अंदर, मतलब क्या बोल सकते हो आप, अपना इमेज आपको अंदर दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। तो उसी को अब हमें समझना है कि वो कैसे बनती है ना। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की। जो आपके प्लेन मिरर होते हैं ना, उन प्लेन मिरर से कैसी इमेज आपकी फॉर्म होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है वो हम लोगों को समझनी है। ठीक है सर, अच्छा, तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक प्लेन मिरर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से ये हमारे पास में क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस है। ठीक है सर, ये कौन सी सरफेस है इसकी, पॉलिश सरफेस। और ये वाली जो इसकी सरफेस है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये लाइट रे को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो आपने देखा फॉर एग्जांपल, ये मैं इस पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। भाई आपको पता ही है ना, ये जो मिरर है इस मिरर के परपेंडिकुलर ही तो होता है नॉर्मल। जैसे मान लो हमने देखा कि ताकि ये आपके पास में अगर मिरर है, तो इस मिरर के अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना दोगे तो वही तो नॉर्मल होता है। अब मिरर ऐसे रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो मिरर ऐसे रखा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा ना। तो जैसे मिरर पहले ऐसे था तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे था, नॉर्मल ऐसे था ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब मिरर ऐसे हो तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या है, इसका बेसिकली नॉर्मल है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई इंसान है, मान लो आप ही हो, ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक है, अब मान लो कि बेसिकली अगर आप लोग बोलो कि जो लाइट रे ना आप लोगों की, देखो ध्यान से देखना, ये भाई आपकी आईज से तो देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे आपकी आईज है मान लो। ठीक है, अब यहाँ से जब आप देख रहे हो तो एक बात बताओ, जो लाइट रे ऐसे जाएगी बिल्कुल बिल्कुल 90 पे जा रही है ना, देखो ये
भाई मिरर ऐसे है कि नहीं है बताओ, मिरर ऐसे है तो लाइट रे भी अगर एकदम ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, देखो ये भी तो परपेंडिकुलर, तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगा भाई। अगर आपका ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। आप एक और लाइन बना दो, वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर ही तो है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, सारे 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर लाइट रे आप लोग की 90 पे आती है तो 90 पे ही वापस हो जाएगी। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ना। देखो अगर लाइट रे आपकी नॉर्मल पे ही आ रही है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको ये वाला केस, नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस। तो अगर आपकी जो लाइट रे है ना, लाइट रे अगर आप लोगों की 90 पे आती है, देखो जैसे ये आपके पास में मिरर था और मिरर में अगर आपकी लाइट रे 90 पे आ रही है तो वो 90 पे ही चली जाएगी, ऐसे 90 पे ही क्या हो जाएगी, आप लोगों की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये आप लोगों की रे है, अगर ये इस तरीके से 90 पे आ रही है तो वापस भी कहाँ पे चली जाएगी, आप लोगों की 90 पे चली जाएगी। लेकिन आँख को इतना पता थोड़ी ना है, आँख को ये नहीं पता कि लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, नहीं, आँख को लगता है कि यहाँ कहीं पीछे से इमेज आ रही होगी, ऐसे कहीं पीछे से इमेज आ रही होगी, है ना भाई। आँख को इतना पता, देखो हमारे ब्रेन को ये बात पता है कि लाइट रे हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों तक आएंगे, ये तो आपकी ब्रेन को पता है ना। आपकी आइज़ को तो यही लगता है कि लाइट रे अगर कहीं पीछे यहाँ ऐसे अगर आ रही हैं तो कहीं पीछे से आ रही होंगी। अच्छा चलो, एक लाइट रे में ये ला गया, एक काम करो, एक लाइट रे आप ऐसे लेके आ जाओ इस तरीके से, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया कि नहीं हो गया भाई। देखो ये नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। अब जो लाइट रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं कि नहीं बोलते, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब लाइट रे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे क्या चली भाई, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी ना, इसी एंगल पे क्या हो जाएगी आप लोग की, देखो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो इसको मैं बोल देता हूँ एंगल आर। अब लाइट रे को क्या लगता है कि ये रे कहीं पीछे से आ रही होगी, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। तो ये इसको कहीं पीछे इस तरीके से मिलाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा बताओ, है ना। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि देखो ये लाइट रे तो ऐसे आई और ऐसे ही चलेगी, मतलब ये लाइट रे आप लोग की इधर कहीं जा रही है, इधर कहीं जा रही है, और ये जो लाइट रे है ये आप लोग की इधर कहीं जा रही है। तो अगर एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो हम उन्हें मीट कराने के लिए पीछे एक्सटेंड कराते हैं। देखो ये लाइट रे ऐसे आई, देखो ऐसे ये लाइट रे मिरर पे गिरी और ऐसे ही ये चली गई। ये लाइट रे ऐसे आई थी मिरर पे, ऐसी चली गई। तो इसका मतलब ये लाइट रे इधर जाती जा रही है, ये लाइट इधर जाती जा रही है, तो कभी मीट ही नहीं करेंगे आपस में। तो हम लोगों ने क्या करा, इन लाइट रे को पीछे मीट करवाया, ज़बरदस्ती मीट कराया। ये मीट नहीं कर रही थी, इनको हमने पीछे मीट करवाया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी ये, दिस इज़ द इमेज। देखो ये ए है ना, तो इसको ए डैश बोलेंगे, ये बी है तो ये बी डैश बोलेंगे, क्योंकि देखो ये वाला ए ही तो इधर आया है ना, ए डैश, और ये वाला बी इधर आ गया, बी डैश। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो रेस थी ना, क्या रेस एक्चुअल में मीट कर रही थी, नहीं, आपने उन्हें पीछे एक्सटेंड करा तब जाके वो मीट करी। तो ऐसी जो इमेजेस बनती हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक बात बताओ मुझे, एक्चुअल में तो रेज मीट कर ही नहीं रही थी, रेज हमने पीछे मीट कराई ना। तो जब आपकी रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती बल्कि आप लोगों को उनको मीट करवाना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो ऐसी इमेजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज। मतलब एक्चुअल में थोड़ी ना बनती है वो। अब जैसे आप अपने आप को, आपका खूबसूरत सा चेहरा जब आप उसमें देखते हो मिरर में, तो आपको क्या लगता है कि भाई मिरर के अंदर कोई है, बट ऐसा थोड़ी ना होता है, मिरर के अंदर कोई होता थोड़ी ना है, वो तो आपको लगता है ना। तो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है वो। अच्छा, दूसरा, सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ मुझे, जितने आपकी इस इमेज की हाइट है उतनी, सॉरी जितने इस ऑब्जेक्ट की, भाई ये तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ना यहाँ पे, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो जितना आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही आपकी किसकी हाइट दिख रही होगी, आप लोगों को इमेज की हाइट भी दिखेगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ऐसा बोल सकते हो ना आप, सेम साइज़ की बनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ क्या है, सेम है। तीसरा पॉइंट अगर आप लोग देखो, तो एक बार बताओ, देखो ये आपकी इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ए यहाँ था, इधर भी ए डैश आ गया, मतलब जो इमेज है वो एकदम सीधी बनती है ना, डायरेक्ट इमेज बनती है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप मिरर में देखते हो और आपका जो
मुंह है उल्टा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता भाई साहब, इरेक्ट इमेज ही बनती है, सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आप एक चीज़ देखो, ये आपका मिरर है ना, जो मिरर को एम बोल देते हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है ना, मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही मिरर की इमेज से भी डिस्टेंस होती है। तो हम बोल सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके आप ये लिख लेना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है भाई साहब। मतलब जितनी दूर आपका मिरर से ऑब्जेक्ट होगा ना, उतनी ही दूर आपकी इमेज भी होगी। जैसे मान लो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है आप लोगों का, यू दूरी पे रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यू दूरी पे। और मान लो जो आपकी इमेज है, ये मान लो आपके मिरर से कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, वी डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यू किसके बराबर है आप लोगों का, वी के बराबर है, तो यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो यू क्या है, मिरर की ऑब्जेक्ट से दूरी, और वी क्या है आप लोगों का, मिरर की इमेज की, सॉरी, मिरर से दूरी, है ना। मान लो मिरर से आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो मिरर से आपका इमेज भी कितने पे बनेगी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी। ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो ये हम लोगों ने सीख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बट उससे पहले मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स है, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको, दैट इज योर, इस पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं हम लोग। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो आपकी स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग इजीली समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, चलो मैं अपने इसको कॉनकेव मिरर से ही समझा लेता हूँ, है ना। इसको मैं आपका पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर के थ्रू ही समझाता हूँ। कॉनकेव मिरर क्या होता है आप लोगों का, इस तरीके का मिरर होता है ना भाई हमारे पास में कुछ, जिसके इधर साइड तो आप लोगों का क्या होती है, पॉलिश सरफेस होती है। इधर साइड क्या होती है आप लोगों की, दिस इज द पॉलिश सरफेस। तो ये आपकी क्या होती है, पॉलिश सरफेस होती है। और ये वाली जो साइड होती है, ये क्या होती है आप लोगों की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना, क्योंकि जो लाइट रे है भाई साहब वो केव के अंदर जाएगी, है ना। लाइट रे जो है आप लोगों की, वो किसके अंदर जाने वाली है बताओ। जैसे ये आपके पास में इस तरीके का मिरर है ना, देख लो इस मिरर को। तो ये जो आपका मिरर है इस तरीके से, तो बाहर से तो ये पॉलिश्ड हो रखा है इस तरीके से। अब लाइट रे जो होगी आपकी, वो अंदर ही तो जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइट रे अंदर जा रही कि नहीं जा रही बताओ, इस तरीके से लाइट रे अंदर जा रही कि नहीं जा रही। तो जब केव के अंदर लाइट जाती है ना, तो उसको कॉनकेव मिरर ही बोलते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉनकेव मिरर क्या रहा होगा, किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना भाई साहब। उस स्फीयर से ही तो काटा होगा आपने इसे, मतलब किसी स्फीयर का ये पार्ट था, अब आपने उससे काट दिया इसको। तो एक्चुअल में ये जो कॉनकेव मिरर है आप लोगों का, ये किसका पार्ट रहा होगा, इस तरीके से एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर आप लोगों का किसका पार्ट रहा होगा, एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से किसका पार्ट रहा होगा सर, ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो देखो स्फीयर का एक सेंटर होता है कि नहीं होता, यस सर। स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है, और उसी सेंटर को हमने बोल दिया सी। और इस सी का एक नाम होता है, जिस सी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सी होता है, इस सी को हम लोग बोलते हैं मिरर का क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम है। मतलब सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग, के किसी किसी बुक में ना ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट सी से ही कर लेते हैं हम लोग जनरली, है ना।
तो आप इसको सी से रिप्रेजेंट करो। तो देखो जो मिरर का सेंटर था ना, वही इस सॉरी जो ये स्फीयर था एक्चुअल में, तो किसका पार्ट रहा होगा भाई साहब, एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा ना। अब स्फीयर तो होता है आपके पास में, तो स्फीयर का खुद का एक सेंटर नहीं होता, बताओ। जैसे ये स्फीयर है तो इस स्फीयर का खुद का एक सेंटर होता है कि नहीं होता। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा ना, वो इसी मिरर का क्या बनेगा, जो ये मिरर है आप लोगों ने जो इतना पोर्शन वाला मिरर लिया है, इसी मिरर का क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों का मिरर है, इतना मिरर, इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। यस सर। उस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो पी क्या होता है आप लोग का, पोल होता है, और इस पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर मतलब मिरर का जो एकदम मिड पॉइंट होगा, मिरर का एकदम जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर पोल। अच्छा जी देखो, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर आप एक लाइन लेके जाओ इस तरीके से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर आप एक लाइन लेकर के जाओगे इस तरीके से, तो ये जो लाइन आपकी जारी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन, एक ऐसी लाइन, द लाइन विच passes through, which passes through, which passes through center of curvature, which passes through center of curvature and पोल। मतलब वो लाइन जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जा रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आप लोगों का क्या है, पोल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है। तो एफ क्या होता है बेसिकली आपके पास में, एफ इज कॉल्ड एज फोकस। फोकस, और फोकस क्या होता है आप लोग का, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फोकस क्या होता है आप लोगों का, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मतलब देखो ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक बीच का पॉइंट होगा ना, उस बीच के पॉइंट को ही हमने क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसको बोला जाता है आर। दिस इज कॉल्ड एज योर आर। ये डिस्टेंस आर होती है। आर का मतलब क्या होता है बताओ, तो आर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या होती है आप लोगों की, दिस इज कॉल्ड एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया बताओ आप लोगों का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया, इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दी पोल। ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ना, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की डिस्टेंस को तो हम लोग आर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे पोल से लेके, अच्छा एक बात बताओ, जो एफ है वो एफ तो मिड पॉइंट है। देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लो ये आपका सी है, ये आपका एफ है, और ये आपका पी है। तो देखो एफ क्या है आप लोग का, एफ आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, मान लो इधर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की। और अगर पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ना, तो एफ से लेके सी तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पी से पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ, है ना। या फिर फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस तो सेम ही है ना। तो स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है बेसिकली हमारे पास में, ये जो स्मॉल एफ होता है ना, दिस स्मॉल एफ इज योर फोकल लेंथ।
क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, देखो पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो कह रहा हूँ मैं, पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, या फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस भाई, क्योंकि देखो एफ तो मिड पॉइंट है, जो जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस तो होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, और वी कैन से फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस टू सेंटर ऑफ फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, ये मैंने आपको ना सारी की सारी टर्म्स जो रिलेटेड होती हैं एक स्फेरिकल मिरर से वो समझा दी है। तो मैंने आपको कॉनकेव की समझाई है ना, अब मैं आपको कॉन्वेक्स की भी समझा देता हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ देखो, सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है उसको आप आर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बताओ। देखो ये जो सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस है, यानी कि मैं सी पी लिख सकता हूँ ना इसको, सी पी। तो ये जो आपका सी पी है, ये सी पी एक्चुअल में कैसे बना होगा, सी एफ प्लस पी एफ, है ना भाई। सी एफ और पी एफ को जोड़ दोगे तो टोटल सी पी तो आ जाएगा। तो यानी कि सी पी कैसे बना है आप लोगों का, आप सी एफ प्लस पी एफ को जोड़ दो। ध्यान से देखो, ये जो टोटल सी पी है, जैसे यहाँ पे देखो, ये टोटल अगर आपका सी पी है, तो टोटल सी पी कितना होगा बताओ, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 ये तो 20 हो गया। तो अगर आप सी एफ और पी एफ को जोड़ दोगे, 10 + 10 तो 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ। अब ध्यान से देखना, सी पी, ये जो टोटल सी पी है ये कितना लिया आप लोगों ने, देखो टोटल सी पी कितना है हमारे पास में, आर, ठीक है। सी एफ कितना है बताओ, सी एफ, ये सी एफ कितना है, एफ, स्मॉल एफ, प्लस ये पी एफ कितना है बताओ आप लोगों का, दिस इज द स्मॉल एफ। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ इंटू एफ कितना हो गया बताओ आप लोगों का, 2f। आर इंटू आर कितना हो गया, 2f। और यहाँ देखो 2 कुछ नहीं भाई, 2 और f के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ना, मतलब 2 और f आपके मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका मतलब अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू कितना आ चुका है, r, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो f इज इक्वल टू कितना, r/2। f इज इक्वल टू कितना, r/2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द, ये मैं आपको डिराइव भी कराऊंगा आगे, टेंशन मत लेना। अभी हम लोग ना इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे, टेंशन मत लेना। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है बताओ आप लोग को, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या होता है आप लोगों का, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए ना, तो f इज इक्वल टू कितना बन चुका है आप लोग का, r/2। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड होती हैं, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो आप कॉनकेव ना बना करके कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, तो मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ये टर्म सिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वैसे तो सेम ही चलती हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है आप लोग का, इस तरीके से मिरर होता है। अभी आपका क्या हो जाएगा, अंदर की साइड से इस तरीके से पॉलिश्ड हो जाएगा, तो ये वाली सरफेस आपकी पॉलिश्ड हो जाएगी, और ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपकी कौन सी सरफेस हो जाएगी बताओ, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। अब आप देखो इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, अब बताओ ये किसका पार्ट रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर का पार्ट रहा होगा ये, ऐसे अंदर की तरफ। देखो पहले आपने बाहर पॉलिश करी थी, अब अंदर पॉलिश कर दी, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका मिरर है, तो इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यस सर, उसको हम पोल बोलेंगे, है ना। इस स्फीयर का खुद का एक सेंटर होगा जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, सी, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक्चुअल में पी और सी को मिलाने वाली भी एक तो लाइन भी तो होगी ना। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो देखो जो मिरर का मिड पॉइंट होता है वो तो पोल हो गया, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस है आप लोगों की, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, है ना, दिस इज द फोकस, एफ। फिर पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे,
दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके देखो, पोल से लेके फोकस चले जाओ या फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके चले जाओ, तो स्मॉल एफ एफ बनेगा कि नहीं बनेगा, फोकल लेंथ है ना, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। बस देखो फ़र्क क्या है कि कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो आपका लेफ्ट साइड में है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ये सब आपका राइट साइड में है। तो यहाँ बस लेफ्ट में होता है, यहाँ राइट में होता है, फ़र्क इतना है बस, ठीक है। ये क्या आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे भी वो रूल लगा सकते हो कि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना, मतलब एफ इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे भी R/2 होता है भाई, वो तो सेम ही होगा ना। तो मैं जब आपको कॉनकेव मिरर पढ़ाऊँ या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊँ तो आप लोगों को दोनों के लिए ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है।